नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के श्री अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि वाले स्थान पर बुधवार 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। ऐसे में बुधवार 5 अगस्त को अमरावती शहर से जिले के सभी राम भक्त हिंदुओं द्वारा अपने अपने घरों में रहकर ही शिलान्यास समारोह का जश्न मनाया जाएगा और बुधवार की शाम सभी घरों व मंदिरों में आकर्षक रोशनाई करते हुए राम दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि इस दौरान शहर से जिले में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक आयोजन अथवा जल्लोष नहीं होगा, क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण का चहुं ओर खतरा व्याप्त है। साथ ही सरकार तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस आशय की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के नेताओं द्वारा दी गई है। बुधवार को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के अवसर पर अमरावती में मनाए जाने वाले जश्न एवं जल्लोष को लेकर दैनिक अमरावती मंडल द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक चंद्रशेखर बोंदू, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल साहू, विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत प्रमुख विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर आदि प्रमुख नेताओं से बातचीत की गई। इन सभी लोगों का कहना रहा कि जिस क्षण की समस्त हिंदू समाज द्वारा विगत सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही है, वह पल बुधवार 5 अगस्त को आ पहुंचा है, किंतु कोरोना के खतरे तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए हिंदू समाज द्वारा अपने अपने घरों में रहकर ही इस जश्न को मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंगलवार को एक पत्रकार परिषद भी आयोजित की गई थी, जिसमें कहा गया कि अमरावती में राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह अवसर पर हर घर में दिवाली की तरह दीप जलाए जाएं एवं घरों के आंगन में रंगोली सजाई जाए। साथ ही विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा अमरावती के राम भक्त हिंदू समाज से आह्वान किया गया है कि सभी लोग कोविड संक्रमण एवं सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही धार्मिक अनुष्ठान करें और अपने घरों पर भगवा ध्वज फहराएं। 500 वर्ष से यह संघर्ष चला, इसको विराम मिला और कल भूमि पूजन होने वाला है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि कल सुबह उठकर अपने घर के सामने, मठ मंदिर के सामने साफ सफाई करें, गोबर का सड़ा डाले, पानी डाले, रंगोली डाले, अपने घर पर, अपने मंदिर पर भगवा ध्वज लगाए, घर में मिष्टान्न अन्न बनाकर, मीठा बनाकर स्वयं भी ग्रहण करें, आजू बाजू के अपने मित्र परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सब कार्यक्रम करें। शाम को 7 बजे दीपक जलाकर दीपावली की तरह हर्ष उत्सव मनाएं, ऐसा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आह्वान है। गत रोज वलगांव से 3 किलोमीटर दूर अमला गांव के पास पेड़ी नदी से जुड़ने वाले नाले में आई बाढ़ में 4 युवक बह गए थे, जिसमें से विनायक कोरे नामक युवक जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहा और 3 में से अंकुश सग्ने नामक युवक की लाश सोमवार की सुबह बरामद की गई थी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने यहाँ से करीब 7 किलोमीटर आगे संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम के पास पद्माकर वानखड़े नामक दूसरे युवक की लाश को खोज निकाला, लेकिन इस घटना को हुए 36 घंटे बीत जाने के बाद भी तीसरे व्यक्ति सतीश भुजाड़े का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं चला है, जिसकी फिलहाल खोज की जा रही है। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू किए गए कोविड अस्पताल की तीसरी मंजिल स्थित महिला वार्ड में भर्ती कराई गई 2 गर्भवती महिलाओं की मंगलवार 4 अगस्त को सुरक्षित ढंग से प्रसूति हुई तथा यहाँ पर 2 स्वस्थ बालकों ने जन्म लिया। इन दोनों जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य पूरी तरह से सुरक्षित है। इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा अपनी नियमित प्रेस वार्ता में दी गई। साथ ही जिलाधीश नवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा लक्षण विरहित तथा सौम्य लक्षण रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत अपने घर पर ही इलाज कराने की अनुमति देने का फैसला किया गया था, जिसके तहत अब तक करीब 100 लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोविड अस्पतालों में रोजाना 100 से अधिक मरीजों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय कोविड अस्पतालों में भर्ती कराए गए मरीजों में से 10 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उन्हें बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इन दिनों सारी नामक बीमारी के भी रोजाना 15 के आसपास मरीज पाए जा रहे हैं, जिन्हें पीडीएमसी व इरविन अस्पताल में बनाए गए विशेष वार्ड में रखा जा रहा है और यदि इनमें से कोई मरीज कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे कोविड वार्ड में भर्ती कराया जाता है। मंगलवार 4 अगस्त को अमरावती जिले में कोरोना के 83 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर
2547 पर जा पहुंची है और कोरोना की रफ्तार ने 2500 के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं बीती रात 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की यहां के कोविड अस्पताल में मौत हुई थी। ऐसे में अब अमरावती में कोरोना के संक्रमण से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 70 पर जा पहुंचा है। मंगलवार की दोपहर बाद स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब से कुल 67 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दोपहर बाद विलासनगर स्थित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर से 15 और दशहरा मैदान स्थित आइसोलेशन दवाखाने में बनाए गए टेस्ट सेंटर से कुल 16 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दिनों अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर मेलघाट परिसर में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से अपने पांव फैला रहा है। विगत दिनों धारणी तहसील में एक साथ 33 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अब अचलपुर के शहरी व ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस समय तक अचलपुर तहसील में कोरोना के 80 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से अचलपुर के शहरी क्षेत्र में 59 और ग्रामीण क्षेत्र में 21 मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 6 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं कई मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल चुका है। इसके साथ ही कल्याण मंडपम व अग्रसेन भवन में 29 लोगों को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के तहत रखा गया है। इन दिनों अमरावती शहर में कोरोना के साथ साथ डेंगू नामक संक्रामक बीमारी का खतरा भी पांव पसारने लगा है। इस समय तक शहर में डेंगू के 3 पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं 10 लोगों को डेंगू संदिग्ध माना जा रहा है। कोरोना के साथ ही डेंगू के मरीज पाए जाने के चलते मनपा प्रशासन का सिरदर्द बढ़ गया है। स्थानीय मनपा प्रशासन इस समय जहां एक और कोरोना की बीमारी को नियंत्रित करने हेतु उपाय योजनाओं में व्यस्त है, वहीं अब डेंगू की बीमारी भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। इस समय अमरावती शहर से जिले में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हालात अब कम्युनिटी स्प्रेड तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में हालात को नियंत्रित करने के साथ साथ मरीजों को इलाज व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी डॉक्टरों व अस्पतालों को आगे आना चाहिए और शहर में अधिक से अधिक निजी कोविड अस्पताल खुलने चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हो और उन्हें अमरावती में ही इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। इस आशय की प्रतिक्रिया दरोगा प्लॉट स्थित बख्तार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विजय बख्तार तथा वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोहेल बारी ने दी है। ज्ञात रहे कि उपरोक्त दोनों अस्पतालों में निजी कोविड हॉस्पिटल शुरू किए गए हैं, जहां पर इस समय हाउसफुल वाली स्थिति है। इस समय बेस्ट हॉस्पिटल में 34 तथा बख्तार हॉस्पिटल में 31 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। वहीं सरकारी कोविड अस्पताल में इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और कई मरीजों को इलाज के लिए नागपुर जाना पड़ रहा है। हालांकि अब नागपुर में भी सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में हाउसफुल वाली स्थिति देखी जा रही है। ऐसे हालात में और क्या कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, इस विषय को लेकर जब दैनिक अमरावती मंडल ने जब अमरावती में प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल के तौर पर सेवा दे रहे डॉक्टर विजय बख्तार व डॉक्टर सोहेल बारी से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अमरावती के अधिक से अधिक डॉक्टरों व अस्पतालों ने कोविड हॉस्पिटल के तौर पर सेवा देने हेतु आगे आना चाहिए। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब कोविड अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी देखी जाने लगी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा फिलहाल इमरजेंसी कॉल के लिए 5 सिटी बसों को आरक्षित किया गया है और जरूरत के अनुसार कोरोना प्रभावित मरीजों को उनके घरों से अस्पताल लाने के लिए सिटी बसों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संदर्भ में सिटी बस का ठेका रहने वाले पृथ्वी ट्रेवल्स कंपनी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर और अधिक बसें कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। विगत दिनों अमरावती मनपा में निगमायुक्त प्रशांत रोडे के समक्ष बडनेरा जोन में कथित तौर पर बनाए गए निजी शौचालयों के निर्माण से संबंधित फर्जी बिलों की फाइल मंजूरी हेतु रखी गई थी और इस जरिए सरकारी तिजोरी से 75 लाख रुपयों के अपहार का प्रयास किया गया था। इस पूरे मामले को अब तक शौचालय घोटाला कहा जा रहा था, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा पुलिस द्वारा की जा रही थी। साथ ही इस मामले को लेकर काफ़ी उठापटक के बाद बडनेरा जोन के डेटा एंट्री ऑपरेटर संदीप रायकवार व मनपा लेखा विभाग के कनिष्ठ लिपिक अनूप सारवान को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें गत रोज अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। संदर्भ में पड़ताल किए जाने पर पता चला है कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मनपा में घटित किसी घोटाले की जांच नहीं की जा रही, बल्कि दोनों आरोपियों द्वारा जिस तरह से फर्जी बिल व फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए मनपा को झांसा देने का प्रयास किया गया, केवल उसकी जांच ही आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों आरोपियों ने पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस को बताया कि उन्हें इस मामले में केवल 2% कमीशन मिलने वाला था और वे इससे पहले भी ऐसे काम में 2% कमीशन हासिल कर चुके हैं। वहीं योगेश कावरे नामक व्यक्ति वर्ष 2011 से मनपा में फाइलों को इधर से उधर करने का काम करता था। ऐसे में जहां एक और पुलिस द्वारा योगेश कावरे नामक व्यक्ति की खोजबीन शुरू की गई है, वहीं मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना रहा कि इन दोनों आरोपियों के बयान से यह तो साफ हो गया कि अमरावती मनपा में ऐसे फर्जीवाड़े इससे पहले भी होते रहे हैं, जिसकी जांच खुद मनपा द्वारा करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट की अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। विगत जून माह में उजागर हुए इस मामले को लेकर निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने इस मामले की मनपा अंतर्गत जांच शुरू कराने के साथ ही अपने समक्ष
पेश किए गए फर्जी बिलों वाले मामले के संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर पता चला कि शुरुआत में 75 लाख रुपयों का अपहार करने का प्रयास करने से संबंधित यह मामला करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपयों के अपहार से जुड़ा हुआ है और इस मामले में अब तक मनपा की तिजोरी से 1.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। लेकिन इस अपहार को लेकर प्रशासन द्वारा अब तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई, ऐसे में जिसे लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने एक बार फिर अपना पुराना बयान दोहराया कि इस मामले की फिलहाल मनपा द्वारा जांच जारी है और उपायुक्त द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अंतर्गत कार्यरत परशुराम उत्सव समिति 2020 द्वारा समीप मारडी रोड पर संत अच्युत महाराज हॉस्पिटल के निकट भगवान परशुराम का धाम साकार किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को अपराह्न 12:15 बजे किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में संगठन की युवा शाखा द्वारा भूमि पूजन से एक दिन पूर्व मंगलवार 4 अगस्त को स्थानीय रंगारी गली स्थित दलित समाज भवन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस शिविर के जरिए 31 यूनिट रक्त संकलित किया गया। इस आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए परशुराम उत्सव समिति के संयोजक श्याम शर्मा ने बताया कि विगत लंबे समय से ब्राह्मण समाज द्वारा अमरावती में परशुराम धाम साकार हो ऐसा संकल्प लिया गया था और यह संकल्प बहुत जल्द साकार होने जा रहा है कि गत 4 माह से परशुराम उत्सव समिति के अंतर्गत समाज सेवा का काम सुचारू रूप से चालू है। इसके अंतर्गत महिलाओं का सत्कार कार्यक्रम, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सत्कार कार्यक्रम, उसके बाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, विश्व योग दिवस के दिन योग का कार्यक्रम और जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमने इसमें लिए। इसी श्रृंखला के अंदर परशुराम जी की मंदिर की शिलान्यास रखने का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में होने जा रहा है। अयोध्या के अंदर राम का मंदिर और अमरावती में परशुराम का मंदिर, दोनों का दिन, समय, तारीख एक ही है और अमरावती के सभी समाज बंधुओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि आने वाली परशुराम जयंती 2021 के पहले वहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। आज का यह रक्तदान शिविर उद्देश्य यही है कि कल अयोध्या में 5 तारीख के अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए अमरावती में भी परशुराम भगवान का मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ दधिच भवन रंगारी गली स्थित यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 50 लोगों के ब्लड देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आगे भी ऐसे कार्य चलते रहेंगे। धारनी तहसील के घोटा गांव में रात का बचा हुआ बासी दूध पी लेने के कारण एक ही घर के 3 बच्चों को विषबाधा हो गई। यह बात समझ में आते ही उन्हें धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल तीनों का स्वास्थ्य खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पता चला है कि धारनी तहसील के घोटा गांव में रहने वाले बेठेकर परिवार के 3 वर्षीय गणेश बेठेकर, 5 वर्षीय तृप्ति बेठेकर व 9 वर्षीय करीना बेठेकर, इन तीनों बच्चों ने रात में रखा हुआ बासा दूध सुबह पी लिया था। दूध पीने के कुछ ही देर बाद इन तीनों बच्चों को उल्टी व दस्त शुरू हो गए। यह देखकर तीनों बच्चों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए धारनी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के स्वास्थ्य अधीक्षक अमोल नालट व उनकी टीम ने इन बच्चों का तुरंत इलाज शुरू किया और इस समय इन तीनों बच्चों की स्थिति में सुधार बताया जाता है। दरियापुर तहसील के ग्रामीण इलाकों में इस समय मूंग की फसल पर अज्ञात बीमारी के आक्रमण से किसान परेशान देखे जा रहे हैं। यहाँ के बैजापुर, सोनगांव, निम्भारी समेत अनेक गाँवों के खेतों में मूंग पर अज्ञात रोग बड़े पैमाने पर फैला है। इस अज्ञात रोग पर कौन सी फसल का छिड़काव करें, इस सोच को लेकर कृषि विभाग के साथ साथ सेवा केंद्र व दवा विक्रेता भी विचार में पड़ गए हैं। उल्लेखनीय कि इस वर्ष शानदार बारिश के चलते खेतों में बड़े पैमाने पर मूंग की फसल लहरा रही थी और बीते 4 वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई इस साल निकल आने की आस किसानों में बंधी थी। लेकिन अचानक ही फसलों पर पीलापन आने लगा और पत्तियां मुरझाने लगी, जिससे किसानों ने प्रथमोपचार के रूप में कुछ कीटनाशकों का छिड़काव किया, लेकिन इन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में फसलों पर अज्ञात बीमारी के संक्रमण से क्षेत्र के किसान चिंता में दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागपुरी गेट थाना पुलिस द्वारा इतवारा बाजार परिसर स्थित ट्रांसपोर्ट गली से 76,800 रुपये का चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। ज्ञात रहे कि शहर सहित जिले में चाइनीज मांझे की खरीदी व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके कई विक्रेता चोरी छिपे तरीके से चाइनीज मांझा लाकर बेचा करते हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंके व एसीपी सोहेल शेख के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे, एपीआई मंगेश मोहोड की टीम ने की है।
कोरोना काल के दौरान मेलघाट के जरूरतमंद लोगों तक जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग करने वाले गणमान्य लोगों को चिखलदरा राजस्व प्रशासन द्वारा चिखलदरा तहसील कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इस समय चिखलदरा राजस्व प्रशासन, वन विभाग तथा चिखलदरा तहसील कार्यालय के अधिकारियों सहित चिखलदरा की नगराध्यक्षा विजया राजेंद्र सिंह सोमवंशी, एपीआई लांबे, नायब तहसीलदार चेतन मोरे आदि के हाथों सामाजिक संस्थाओं, पदाधिकारियों व सदस्यों का सम्मान चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व वृक्ष देकर सम्मान किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अचलपुर तहसील शाखा के विजय पोटे द्वारा उपविभागीय अधिकारी को निवेदन देकर फिनले मिल अचलपुर के मजदूरों को तुरंत वेतन दिए जाने की मांग की गई है। निवेदन में कहा गया है कि अचलपुर के फिनले मिल कर्मचारियों पर इस समय भुखमरी की नौबत आन पड़ी है, जिसके लिए पूरी तरह से फिनले मिल के महाप्रबंधक व अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विजय पोटे ने कहा, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 100% निधी पाठवला आणि 35% निधी हा अधिकाऱ्यांसाठी पाठवला, परंतु त्या ठिकाणी असं न होता कर्मचाऱ्यांना 50% निधी आणि अधिकाऱ्यांना 75 ते 80% निधी असं हे बळजबरीचं कार्यक्रम किंवा ही बळजबरी फिनले मिल इथे प्रशासनाकडून चालवल्या जात आहे। आज या कर्मचाऱ्यांवरती कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ आलेली आहे, परंतु अशातच हे अधिकारी वर्ग या कर्मचाऱ्यांना बळजबरी करून त्यांना 50%च पगार हातात देत आहेत, ज्या ठिकाणी त्यांना 100% पगार मिळायलाच पाहिजे। अमरावती जिले के शेंदोला खुर्द निवासी भारतीय सेना के जवान सुधीर वानखड़े विगत 3 माह से अपनी छुट्टी पर हैं और मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा तहसील अंतर्गत बुराला गांव में 35 आदिवासी युवाओं को सेना भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन सभी 35 युवाओं को जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा स्पर्धा परीक्षा की पुस्तकें निःशुल्क तौर पर भेंट दी गई। साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की सुपुत्री आकांक्षा ठाकुर ने इन आदिवासी युवाओं को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी बांधी। इन दिनों अधिकांश लोगों द्वारा अपने लेन देन संबंधी कई व्यवहार ऑनलाइन तरीके से किए जाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय ऑनलाइन व्यवहार के माध्यम से कई लोगों के साथ जालसाजी और ठगबाजी की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे ही स्थानीय रविनगर परिसर निवासी एक महिला को ऑनलाइन तरीके से मोबाइल रिचार्ज करवाना काफ़ी महंगा पड़ा, जब इस महिला ने कस्टमर केयर के बताए अनुसार मोबाइल कंपनी के ईमेल आईडी का प्रयोग किया और एक झटके में ही उसके बैंक खाते से 25,000 रुपये गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक इस महिला ने शनिवार की शाम अपने उसके मोबाइल में रिचार्ज की रकम नहीं आई। ऐसे में उसने कंपनी के ईमेल आईडी को खोजकर एक ईमेल भेजा। पश्चात उसे एक अनजान नंबर से मोबाइल पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया और खुद को मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर का कर्मचारी बताते हुए रिचार्ज के पैसे वापस देने का आश्वासन भी दिया, जिसके लिए उस अज्ञात व्यक्ति ने इस सुशिक्षित महिला को क्यूक सपोर्ट नामक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी और दोबारा रिचार्ज करने हेतु कहा। कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जब इस महिला ने क्यूक सपोर्ट नामक ऐप डाउनलोड कर दोबारा रिचार्ज किया तो कुछ ही मिनट के भीतर उसके बैंक खाते से 85,000 रुपये की रकम डेबिट हो गई। अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी का मामला ध्यान में आते ही इस महिला ने यहाँ के साइबर पुलिस थाने में जाकर अपराध दर्ज कराया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।